गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। संडे ब्रेक, एक दिन के संडे ब्रेक के बाद में सभी रिफ्रेश होके मंडे से आज अच्छे से पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो जो आज है 17 जुलाई, तो 17 जुलाई को पास्ट में क्या क्या घटनाएं हुई हैं पहले हम उनको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो आज ही के दिन 120 देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की नींव रखी थी। तो क्या आज ही के दिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की नींव रखी गई थी आज ही के दिन 1998 में। इसके बाद आज ही के दिन तकरीबन 800 यात्रियों से भरा भारतीय जहाज SS रामदास मुंबई में तूफान में फंसकर डूब गया था, जिससे लगभग 700 यात्री सवार थे और इनमें लगभग सभी की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा आज ही के दिन भारत के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता वायुसेना अधिकारी निर्मलजीत सिंह का जन्म हुआ था। तो ये थे कुछ पास्ट में जो इवेंट घटित हुए थे आज के 17 जुलाई को, उनका रिकैप। अब हम अपनी करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रैंकिंग 2023 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है? तो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं मेलबर्न, कोपेनहेगन, सिडनी और वियना। तो जो वियना शहर है वो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। इस रिपोर्ट के बारे में हम अब कुछ डिटेल्ड डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 का डाटा जारी कर 173 शहरों की लिस्ट जारी की है। तो इससे पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है दोस्तों कि जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। और इस बार 2023 में इसमें कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें 173 शहरों को शामिल किया गया है। तो सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहर पश्चिम यूरोप और कनाडा से हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इस सूची में टॉप पर रहा है। तो जो वियना है वो कहां पे है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों, और उसने इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहां स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 पैरामीटर पर 100 का सही स्कोर उनको वियना को प्राप्त हुआ है। ऑस्ट्रिया 5 बार में से 4 बार इस सूची में टॉप पर रहा है दोस्तों। तो अब तक ये सूची कितनी बार जारी की जा चुकी है? अब तक ये सूची 5 बार जारी की जा चुकी है, जिसमें से 4 बार ऑस्ट्रिया ने टॉप किया है दोस्तों। ठीक है। डेनमार्क का कोपेनहेगन दूसरे स्थान पर रहा है, डेनमार्क का कोपेनहेगन दूसरे स्थान पर, और मेलबोर्न इसमें तीसरे स्थान पर रहा है इस सूची में। भारत के शहरों में दिल्ली और मुंबई को इसमें सम्मिलित किया गया है, और जो दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग है वो 60वीं है दोस्तों। तो भारत के शहर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में भारत के कौन कौन से शहर शामिल किए गए हैं? तो भारत के मुंबई और दिल्ली को इसमें शामिल किया गया है, और उनकी रैंकिंग क्या है? उनकी रैंकिंग 60वीं है इसमें। पाकिस्तान के कराची को दुनिया के शीर्ष 5 सबसे कम रहने योग्य शहरी केंद्रों में शामिल किया गया है। तो पाकिस्तान का कराची सबसे कम रहने योग्य शहरों में इसको स्थान दिया गया है। EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कराची कुल 173 शहरों में से 169वें स्थान पर रहा है। केवल लागोस, अल्जीरियस, त्रिपोली और दमिश्क ही कराची से नीचे हैं इस सूची में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और यूएई की यात्रा की है, जिस दौरान फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान लीजन ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वो यह सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा उन्होंने वहां पे राफेल लड़ाकू विमानों की डील भी भारत ने फ्रांस के साथ की है दोस्तों। तो पीएम नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम हैं। जून 2023 में मिस्र ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से भी पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल, जिसके द्वारा मिस्र ने पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंपेंगे, वह किस वर्ष प्रधानमंत्री बने थे? तो पहले तो क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि पाकिस्तान के फिलहाल प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है शहबाज शरीफ। तो इन्होंने 2022 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अगस्त 2023 में कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंपने का निर्णय लिया है। कार्यवाहक सरकार राष्ट्रीय चुनाव की निगरानी करेगी, जो नेशनल असेंबली भंग होने के 60 दिन के भीतर होगा। पार्टियों के गठबंधन का नेतृत्व करने के बाद में शहबाज शरीफ ने 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही मतदान की तिथि घोषित की जाएगी। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड ने पाकिस्तान को लगभग 3 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी थी। पाकिस्तान को लगभग 1.2 बिलियन डॉलर अग्रिम मिलेंगे और बाकी का भुगतान अगले 9 महीने में आईएमएफ के द्वारा किया जाएगा। तो कई बार आईएमएफ की फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछ ली जाती है। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अनुसूचित ए श्रेणी उद्यम में अपग्रेड किया गया? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मंगलोर रिफाइनरी, ऑप्शन बी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ऑप्शन सी है पानीपत रिफाइनरी, ऑप्शन डी है कोची रिफाइनरी। तो जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है दोस्तों, उसी अनुसूचित ए श्रेणी उद्यम में अपग्रेड किया गया था। असम में यह स्थित है नुमालीगढ़। कहां पे स्थित है नुमालीगढ़ रिफाइनरी? असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी स्थित है। इसे अनुसूचित बी से अनुसूची ए में अपग्रेड किया गया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी के उद्यम को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी का उद्यम इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बना देगा। यह नुमालीगढ़ रिफाइनरी को अधिक जटिल परियोजनाएं शुरू करने की अनुमति देगा। अब नुमालीगढ़ रिफाइनरी संयुक्त उद्यम, राजनीतिक साझेदारी और विशेष प्रायोजन वाहन बनाने में अधिक तेजी से निर्णय ले सकेगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी यह बिक्री राजस्व और लाभप्रदता दोनों के मामले में भारत के शीर्ष 20 सीपीएसई में से एक है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसकी क्षमता 3 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है दोस्तों, उन्होंने सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से 2 थर्मल पावर प्लांट की मंजूरी प्रदान की है। सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत 800 मेगावाट के 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजनाएं बनाई जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य राज्य के लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें ओबरा डी थर्मल पावर प्लांट परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सरकार ने ओबरा में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया था। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एनटीपीसी के साथ 50-50 की साझेदारी में यह परियोजना चालू करेगी। 70% राशि की व्यवस्था वित्तीय संस्थानों से की जाएगी, जबकि 30% इक्विटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दवाओं पर आसियान सम्मेलन के मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं हमारे पास थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और भारत। तो जो भारत देश है दोस्तों, वो पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आसियान देशों की पारंपरिक दवाओं पर बैठक कब हुई या कब होगी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 20 जुलाई 2023 को। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी भारत करेगा। यह सम्मेलन लगभग 1 दशक के बाद कहां पे आयोजित किया जाएगा? 1 दशक के बाद नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में कंबोडिया और वियतनाम समेत 10 आसियान देश भाग लेंगे इसमें। इसकी मेजबानी विदेश मंत्रालय, आसियान में भारतीय मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से आयुष मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच अपनी सर्वोच्च प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है। इसका उद्देश्य पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिए एक रोड मैप तैयार करना भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं हमारे पास तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश। तो जो तमिलनाडु राज्य है दोस्तों, उसके आथुर पान के पत्तों को जीआई प्रमाण पत्र दिया गया है। तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के आथुर पान, कौन से जिले के? थुथुकुडी जिले के आतुर पान के पत्तों को तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड मदुरई एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फॉर्म द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। आथुर पान के पत्तों के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था आथुर वट्टारा वेत्रिलई विवासियगल संगम को जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रमाण पत्र आथुर पान के पत्तों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन करने की अनुमति देता है, जिससे विभिन्न बाजारों में उनकी पहुंच बढ़ जाएगी। भारत में जीआई टैग प्रदान करने की जिम्मेदारी चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री की है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत में जीआई टैग प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सऊदी अरब के रियाद में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 5 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो पहले तो क्वेश्चन बनता है सऊदी की विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहां पे आयोजित हो रही है? तो यह है सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हो रही है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं शुभम तोडकर, मीराबाई चानू, अंचिता सूली और विद्यारानी देवी। तो जो मीराबाई चानू है दोस्तों, वो भारतीय 5 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू सऊदी अरब के रियाद में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय 5 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगी। यह आयोजन 4 से 17 सितंबर तक किया जाएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए एक क्वालिफाइंग इवेंट रहेगा। 2 बार की विश्व चैंपियन पदक विजेता चानू महिलाओं के 49 केजी वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो जो मीराबाई चानू है वो 2 बार के विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता है दोस्तों। उन्होंने 2017 में अनाहेम में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, 2017 में स्वर्ण, और जबकि पिछली बार बोगाटा में उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022-23 की भारतीय टीम में कौन कौन शामिल है? मीराबाई चानू 49 केजी में, विद्यारानी देवी 55 केजी में, पुरुषों में शुभम तोडकर 61 किलो में और अंचिता सूली 73 केजी, नारायण अजीत 73 केजी में पार्टिसिपेट करेंगे। हरभजन सिंह को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है दोस्तों? तो ऑप्शंस है वरुण एरोन, ईशांत शर्मा, उमरान मलिक और रविचंद्र अश्विन। तो जो रविचंद्रन अश्विन है दोस्तों, वो हरभजन सिंह को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। रविचंद्र अश्विन ने हरभजन सिंह को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। अब अश्विन के नाम 271 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 709 विकेट हैं, जिसमें 27 बार 4 विकेट, 34 बार 5 विकेट और 8 बार 10 से ज्यादा विकेट सम्मिलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 401 मैचों में 953 विकेट्स लिए हैं। उनके नाम 39 बार 4 से अधिक विकेट लेने का कारनामा, 37 बार 5 से अधिक विकेट लेने का कारनामा और 8 बार 10 से अधिक विकेट लेने का कारनामा किया है उन्होंने। हरभजन ने 365 मैचों में अब तक 32.59 की औसत से 707 विकेट प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो जो शुभम तोडकर हैं, उन्होंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पुरुषों की 61 किलोग्राम कैटेगरी में पदक जीता। भारत के शुभम तोडकर और पोपी हजारिका ने क्रम से पुरुषों के 61 किलोग्राम और महिलाओं के 59 किलोग्राम में स्वर्ण प्राप्त किया। वहीं टी माधवन ने पुरुषों की 67 किलोग्राम में रजत पदक प्राप्त किया। इन 3 पदकों के साथ सीनियर वर्ग में भारत के कुल पदकों की संख्या 8 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल खरीदने की मंजूरी प्रदान की है? तो अभी जो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पे थे, उस यात्रा के दौरान ही भारतीय नौसेना के लिए राफेल खरीदने के डील पर हस्ताक्षर हुए थे। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 26 नौसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी प्रदान की थी।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद डीएसी ने यह मंजूरी प्रदान की, जिसमें से 22 राफेल एमएस और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करणों को मिलाकर कुल 26 राफेल लड़ाकू विमान शामिल है इसमें। साथ ही 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, नारी अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नारी अदालत के सदस्यों को न्याय सखी के नाम से जाना जाएगा, इसे कानूनी दर्जा प्राप्त होगा। तो जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, नारी अदालत के सदस्यों को न्याय सखी के रूप में जाना जाएगा, यह ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार ग्रामीण स्तर पर केवल महिलाओं के लिए अदालत शुरू करने की एक अनूठी पहल शुरू कर रही है, जिसे नारी अदालत के नाम से जाना जाएगा। सरकार घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान मंच के रूप में नारी अदालतों को शुरू कर रही है। यह पहल असम, जम्मू कश्मीर के 50-50 गांवों में पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि यह पहल सबसे पहले कहां पे शुरू की गई? तो यह असम और जम्मू कश्मीर के 50-50 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई। इसके बाद अगले 6 महीनों में इसे भारत के अन्य हिस्सों में भी लागू कर दिया जाएगा। प्रत्येक गांव की नारी अदालत में 7 से 9 सदस्य रहेंगे। कुल सदस्यों में से आधे ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे और बाकी सदस्य ग्रामीणों द्वारा नामित शिक्षक, डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। इसमें नारी अदालत के सदस्यों को न्याय सखी, कानूनी मित्र के रूप में जाना जाएगा। नारी अदालत के प्रमुखों को मुख्य न्याय सखी, मुख्य कानूनी मित्र के रूप में जाना जाएगा। मुख्य न्याय सखी का कार्यकाल 6 माह का होगा। नारी अदालत का कोई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नारी अदालत को कोई कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा। इसका मुख्य लक्ष्य सुलह और शिकायत को निवारण होगा। यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की संबल उपयोजना के तहत संचालित की जाएगी। तो यह मिशन किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं बरहामपुर नगर निगम, हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग, जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन और 9 क्लॉक पुलिस। तो आंसर है दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्कॉच पुरस्कार जीता है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। JKRALAM को केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों को विपणन के अवसर प्रदान करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। योजना के शुभारंभ के बाद से मिशन को यह पहला पुरस्कार मिला है। यह सम्मान संस्था की उल्लेखनीय उपलब्धि की परिचायक है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिन्होंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी अनगिनत महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। नेक्स्ट है, अब हम सभी क्वेश्चंस का एक रिकैप देख लेते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन था
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2023 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है? तो वो है दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो यह फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया और यह फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंपेंगे। वह किस वर्ष प्रधानमंत्री बने थे? तो वह 2022 में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अनुसूची ए श्रेणी में उद्यम में अपग्रेड किया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो असम में स्थित है उसको ए ग्रेड में अपग्रेड किया गया है। किस राज्य सरकार ने सोनभद्र में ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 थर्मल पावर प्लांट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों की सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत आसियान देशों के दवाओं की सम्मेलन की मेजबानी करेगा। किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जो तमिलनाडु है उसके आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सऊदी अरब के रियाद में विश्व चैंपियनशिप भारोत्तोलन में भारतीय टीम का नेतृत्व मीराबाई चानू के द्वारा किया जाएगा। हरभजन को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे भारतीय वो कौन है जिन्होंने दूसरे सबसे ज्यादा अधिक विकेट प्राप्त किए हैं? तो वो रविचंद्रन अश्विन है। उन्होंने हरभजन सिंह को पछाड़कर नंबर 2 स्थान प्राप्त किया और सबसे ज्यादा विकेट्स अनिल कुंबले ने लिए हैं। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 के पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो शुभम तोडकर ने यह पुरस्कार जीता। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी प्रदान की? तो 26 राफेल नौसेना के संस्करण के लिए इसको खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। किस श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2047 के तहत स्कोच पुरस्कार किसने जीता? तो जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को यह पुरस्कार स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कोच पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ग्रामीण स्तर पर नारी अदालत स्थापित करने की एक अनूठी पहल स्टार्ट कर रही है, लेकिन इन्हें कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं होगा। तो ये थे आज दोस्तों करंट अफेयर्स। कल हम आपसे फिर मिलेंगे अपने करंट अफेयर्स के न्यू क्वेश्चंस लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।